तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्या है अपना वाक्य। वाक्य का क्या है, तीसरा पार्ट है ना। दो पार्ट तो अपन पहले ले चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा जटिल भी पड़ता है अपने को और बहुत ही शानदार करेंगे इसको आज। बाकी दोनों से क्या है कि थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इसमें जो संयुक्त और मिश्र होते हैं तो उनमें थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं सरल वाक्य। ठीक है, इधर लेते हैं सरल वाक्य, लेते हैं सरल। तीन वाक्य हैं, ये तीन प्रकार के हैं। एक तो सबसे पहले दो टाइप होती है ना, सरल और जटिल। सरल और जटिल होती है। तो जटिल में क्या है कि इसको तो मैं ले लेता हूँ सरल और इसको ले लेता हूँ मैं जटिल। अब जटिल में क्या है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो ले लेते हैं संयुक्त, तो एक होता है अपना मिश्र। ये दोनों जटिल हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों, इन दोनों में रहेगा कन्फ्यूजन रहेगा इन दोनों में, क्योंकि ये तो सबसे अलग है, ये तो अलग ही है इसका तो तरीका है। इसमें देखते हैं कि सरल में क्या होगा। सबसे पहले अपने को एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय है ना, ये जिस सेंटेंस में होंगे है ना, वो क्या होगा, ये भी एक हो और इसकी भी संख्या क्या हो, एक हो। उद्देश्य भी एक हो और विधेय भी एक हो, तब तो वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से किसी की भी संख्या दो हो जाए, किसी की भी संख्या या दोनों की संख्या दो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, इनमें से होगा तो सही, लेकिन क्या होगा, दो उपवाक्य होंगे। इसमें क्या है कि उपवाक्य होंगे, इसमें उपवाक्य होंगे। अब उपवाक्य इसमें भी होंगे, लेकिन दोनों स्वतंत्र होंगे। इसमें क्या होंगे, स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, इसमें जो उपवाक्य होंगे वो क्या होगा, एक तो प्रधान होगा है ना, या स्वतंत्र के दो, एक तो प्रधान होगा और एक क्या होगा, आश्रित होगा। एक मुख्य होगा और एक आश्रित होगा। इसमें दोनों स्वतंत्र होंगे और इसमें एक ही रहता है ही एक ही, वाक्य ही एक ही। ये पूरा मिलकर ही एक वाक्य होता है। इसके अंदर दो आ जाएंगे ना, दो के दो स्वतंत्र उपवाक्य। भाई पूरा मिलकर एक वाक्य बनेगा और उसके दो भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उपवाक्य। या आप यूँ कह सकते हो कि दो सरल वाक्यों से क्या बनेगा, एक संयुक्त वाक्य। इसमें लेते हैं, इसमें जैसे कि मान लो छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि राम खाना खाता है। ठीक है, खाता है। तो ये तो जो कर्ता होता है, कर्ता या कर्ता का विस्तारक तो उद्देश्य, और ये क्या हो जाएगा, विधेय आपका। तो इसमें क्या है कि एक विधेय है और एक क्या है, उद्देश्य। एक उद्देश्य है। अब मैं कह दूं कि राम व श्याम, और ये ऐसा कैसा, राम व श्याम खाना खाते हैं। तब भी देखो विधेय एक, विधेय कितना, एक, और ये दोनों मिलकर एक उद्देश्य हैं। ये दो कर्ता तो हैं लेकिन उद्देश्य एक है। कोई पूछे कि कर्ता कितने हैं, कर्ता दो हैं, लेकिन उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य एक, क्या सॉरी, उद्देश्य आएगा यहाँ पे, उद्देश्य एक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि राम खाना खाता है व या और तथा श्याम खाना खाता है, तब ये क्या हो जाएगा, दो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों को अलग अलग कर दिया तो एक उद्देश्य विधेय। देखो पहले उद्देश्य आएगा फिर विधेय आ जाएगा। ठीक है, तो राम खाना खाता है तो उद्देश्य विधेय। अब दूसरा वाक्य है उसके अंदर क्या हो जाएगा, श्याम खाना खाता है तो उद्देश्य विधेय। तो डबल डबल हो गए, तो डबल डबल हो गए तो संयुक्त वाक्य हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही कि राम पढ़ व लिख रहा है, पढ़ व लिख रहा है। देखो कर्ता भी दो हो सकते हैं, क्रिया भी दो हो सकती है, लेकिन उद्देश्य भी एक रहेगा, विधेय भी एक रहेगा। कई लोग क्रिया को ही विधेय समझ बैठते हैं, कई लोग क्रिया को ही विधेय समझ बैठते हैं। क्रिया विधेय अलग होती है और क्रिया अलग चीज़ है। भाई विधेय के अंदर आएगी क्रिया तो ये, अब विधेय के अंदर कितनी भी क्रिया हो सकती है, कितनी भी क्रिया हो सकती है, उद्देश्य के अंदर कितने भी कर्ता हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है क्रिया।
ये दोनों क्या है, क्रिया है, ठीक है, ये भी क्रिया है, लेकिन ये पूरा मिलकर क्या है, एक विधेय है। ये पूरा मिलकर क्या है, एक विधेय है। इसलिए यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये दो विधेय होते, अच्छा मान लो अगर ये दो विधेय होते, तो दो विधेय करके देखते हैं, एक बार देखें कि दो विधेय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो एक बार देखो, है ना, अगर ये उद्देश्य आप ऐसे कर रहे हो कि ये भी विधेय और ये भी विधेय, ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं, तो ये विधेय और ये उद्देश्य है। तो अगर ये उद्देश्य है, ये विधेय है, तो ये एक सरल वाक्य होना चाहिए, तो इसको बोलो, देखिए राम पढ़, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, राम पढ़, हाँ राम पढ़ रहा है, ये एक सरल वाक्य है। राम लिख, अब इसमें तो आप आदेश दे रहे हो, जबकि ऐसा तो कोई वाक्य नहीं है, तो इसको आप अलग कर रहे हो। अगर ये उद्देश्य और विधेय है तो इसका वही अर्थ निकलना चाहिए जो हम इसमें ले रहे हैं। भाई अर्थ तो इसका सही निकलना चाहिए ना, राम पढ़, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब विधेय तो वो ही होगा। अब विधेय होता भी क्या है, जो इसके बारे में कहा जा रहा है, जो कर्ता के विषय में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वही तो क्या है, विधेय होता है, बतलाया जा रहा है। कर्ता के बारे में जो कुछ बतलाया जा रहा है वो क्या है, कर्ता के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या होता है, विधेय तो होता है। अब राम पढ़, ये विधेय कहाँ है? अच्छा, राम पढ़ रहा है, तो अब राम के बारे में पता चल रहा है आपको राम क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया विधेय। अच्छा, राम पढ़ व लिख रहा है, यानी कि दो काम एक साथ कर रहा है, दो काम एक साथ कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है दो काम एक साथ। तो विधेय के बारे में आप जो कुछ भी उसके बारे में बतला रहे हो, है ना, उसके बारे में बतला रहे हो, तो विधेय, ये पूरा विधेय है। विधेय वाली चीज़ समझ लेना, मज़ा आ जाएगा। अब राम पढ़ रहा है, वह श्याम पढ़ रहा है, ये अलग अलग हो गई, लेकिन राम व श्याम पढ़ रहे हैं, भाई ये जो है ना, ये विधेय है, ये विधेय दोनों के बारे में एक ही चीज़ बतला रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक विधेय है। विधेय तो कन्फर्म हो गया कि एक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कर्ता तो दो है लेकिन उद्देश्य एक है। कर्ता तो क्या है कि दो है लेकिन उद्देश्य एक है। आप कर्ता को अपन साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उद्देश्य करता है ना, उद्देश्य करता है। लेकिन अगर दो कर्ता एक करता है तो जरूरी नहीं कि एक उद्देश्य, कर्ता उद्देश्य होता है लेकिन उसकी संख्या पर डिपेंड नहीं होता। आगे बात समझ में। अच्छा, अब संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि राम पढ़ रहा है व राम लिख रहा है, ठीक है, यह हो गया। अच्छा, अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, मैं ऐसे लिख दूं कि राम पढ़ रहा है, ठीक है, वह लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर क्या सोचेंगे, यार कर्ता तो एक ही है और दो क्रिया है, तो इसको क्या करते हैं अपन, सरल वाक्य। ये वाला फॉर्मूला यहीं पे भी लगाते हैं कई लोग, ये वाला फॉर्मूला यहीं पर भी लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि भाई दो कर्ता क्या है, एक ही दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा कर्ता एक ही है, इसलिए। लेकिन क्या कि ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्यों इसके रीज़न देखो ना, क्यों, क्योंकि देखो उद्देश्य क्या है, एक है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि उद्देश्य एक है। इसके आगे चलो कि ये क्या है, ये विधेय है कि नहीं है, यहाँ पर ये पढ़ विधेय नहीं था, है ना, ये पूरा विधेय था। यहाँ पे देखो राम पढ़ रहा है, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये अगर अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य नहीं, संयुक्त, ये तो सरल हो गया, इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सरल हो गया। अब सरल के अलावा भी तो कुछ बच रहा है, अगर सरल के अलावा कुछ बच रहा है तो डेफिनेट या तो ये होगा संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, कि सरल वाक्य तो यहाँ तक बस हो गया। अच्छा, अब ये वाक्य कि वह आ गया, लिख रहा है, तो देखो ये विधेय है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये विधेय है तो ये भी विधेय है, अरे ऐसा ही तो है ही है। तो अगर दो विधेय आ रहे हैं आपके पास, एक उद्देश्य है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। कि मैंने कहा था कि दोनों में से किसी भी संख्या डबल हो जाए, डबल तिबल कुछ भी कर दो, लेकिन एक रहेगी, तब तो वह क्या है,
एक एक रहेगी तब तो वो सरल है, लेकिन अगर इसकी दो हो गई या इसकी दो हो गई तब वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम पढ़ रहा है वह राम लिख रहा है। यहाँ पर मैं राम लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता, है ना भाई। राम पढ़ रहा है तथा वह लिख रहा है, राम पढ़ रहा है तथा वह लिख रहा है। अब वह को चाहे तो लिख दो चाहे मत लिखो, क्योंकि आप वह लिख दोगे तब भी इसी का भाव जाएगा और आप वह नहीं लिखोगे तब भी इसी का भाव जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसी के, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए आप सर्वनाम यूज कर रहे हो, ठीक है, यह जाएगा। इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ है ना। लेकिन मैं कहूँ कि राम पढ़ व लिख रहा है, राम पढ़ व लिख रहा है, तो राम पढ़ ये कोई वाक्य नहीं हुआ, राम पढ़, राम लिख ये भी कोई वाक्य नहीं हुआ। तो पूरा वाक्य क्या है, राम लिख रहा है, अलग अलग तोड़ा, अलग अलग अर्थ निकला, ठीक है। तो ये है इसका जो जो अर्थ है समझने वाला, वो यही है मेन, है ना। कि अभी जैसे कुछ कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि गिलास, गिलास गिरा, ठीक है, वह टूट गया। गिलास गिरा, या यहाँ पर लिख दो आप नीचे गिरा, गिलास नीचे, गिलास क्या है, नीचे गिरा, वह टूट गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब वही बात यहाँ पे भी आएगी। अब मैं सोचूंगा कि देखो नीचे गिरा वह टूट गया, ठीक है। तो गिरा वह टूट गया, है ना, दो क्रिया आ रही है, दो क्रिया के साथ में आ गई, और एक गिलास गिरा टूट गया, गिलास ही गिरा गिलास ही टूटा, भाई गिलास ही गिरा गिलास ही टूटा, है ना। तो होने में तो ये सरल वाक्य होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि संयुक्त वाक्य है। कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ तक है ना ये एक सरल वाक्य है। देखो इसको बोल के देखो, गिलास नीचे गिरा, तो ये भूतकाल का हो गया ना, भूतकाल का वाक्य हो गया, है ना। जैसे मोहन पढ़ा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, है ना। गिलास फूल खिला, तो कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर नहीं था ये, है ना। इसलिए अब गिलास नीचे गिरा, तो ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया, ये नीचे गिरा। अब नीचे गिरा ये इसकी दिशा बता रहा है, यानी कि एक तरह से ये क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, तो क्रिया का विस्तार है ये। तो गिलास नीचे गिरा ये विधेय है। फिर क्या आ रहा है, गिलास टूट गया। यहाँ पर आप गिलास लिख भी सकते हो ना, आप लिख के देख लिया करो, है ना। ऐसे अगर कुछ शब्द मिस हो ना तो लिख के देखो, उससे पता चल जाएगा। गिलास नीचे गिरा वह गिलास टूट गया, बैठ रहा है, तो यानी कि संयुक्त है ये। अब ये विधेय है, क्या है ये, विधेय है। तो ये क्या हो गया, दो विधेय हो गए। अगर मैं गिलास ले आऊँगा तो दो उद्देश्य भी हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, अगर मैं इसको क्या बोलता, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, या फिर गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा आपका, क्योंकि गिरना टूटना दोनों क्रिया एक साथ आ गई। अब चाहे तो उसको वैसे लिख दो, चाहे बिना वह के भी लिख दो, ठीक है। तो गिलास नीचे गिरकर टूट गया, ये भी सरल वाक्य। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ये भी सरल वाक्य, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिश्र वाक्य, अब मिश्र वाक्य क्या होता है ना, मिश्र वाक्य में एक तरह से आप मान लो कि शर्त भी आती है, ज़्यादातर शर्त वाले आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। यानी कि आश्रित होंगे, आपको पता चल जाएगा कि जब ये कंप्लीट होगा तभी दूसरे का अर्थ निकलेगा, है ना। मैंने कहा कि जैसे ही गिलास टूटा, जैसे ही गिलास नीचे गिरा, जैसे ही गिलास नीचे गिरा, तो अब आप सोच रहे हो कि आगे कुछ बोलने वाला है, ये आगे कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसका। तो यानी कि जैसे ही गिलास गिरा गिलास टूट गया, ठीक है। या जैसे ही गिलास गिरा वैसे गिलास टूट गया, है ना। जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही गिलास टूट गया। तो गिलास का टूटना नीचे गिरने पर डिपेंड है, ठीक है। देखो गिलास टूट गया ये एक अलग चीज़ हो गई, और गिलास नीचे गिरा ये दोनों अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैंने इसमें कंडीशन डाल दी, जैसे ही गिलास नीचे गिरा, तो आगे क्रिया जरूर होगी, डेफिनेट होगी। तो यानी मिश्र वाक्य में यही होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब टूटना किस पर आश्रित है, नीचे गिरने पर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ कंडीशन आ रही है। और अब मिश्र वाक्य भी और देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके जो और उदाहरण है कोई डाउट वाले वो देख लेते हैं। इसके अंदर योजक चिन्ह आएंगे, है ना। तो योजक चिन्ह तो खैर रटने वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ये विधेय और ये पहचान में आने चाहिए।
खासकर इन दोनों में। इसका तो अलग से पता चल जाता है आराम से, इसका आराम से पता चलता है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि राम को यह है बुखार था, ठीक है, इसलिए राम विद्यालय नहीं गया, इसलिए राम विद्यालय नहीं गया। तो इसमें आप साफ साफ क्या बता दोगे कि दो स्वतंत्र वाक्य हैं, राम को बुखार था, राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य। यहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। ठीक है, डेफ और बीच में क्या आ रहा है, योजक भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इसमें से राम को गायब कर दूं, राम को मैं गायब कर दूं, अब बताओ, राम को बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तो अब क्या सोचेंगे, अपने क्या सोचेंगे कि यार राम तो इसमें है ही नहीं, यानी कि राम ये रहा, दो क्रियाएं कर रहा है, बुखार था विद्यालय नहीं गया, इसका मतलब कि राम एक है, उद्देश्य एक है और दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें सरल कर देंगे, नहीं सरल नहीं करेंगे इसमें। तो राम को बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, तब भी ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ तक एक वाक्य है, ये यहाँ तक एक वाक्य है और यहाँ तक अलग वाक्य है। आपको ये पूरा वाक्य दिख रहा नहीं है, लेकिन इसको आप एक तरह से वाक्यांश तो कह सकते हो भाई, वाक्यांश तो कह सकते हो। तो दो पूर्ण वाक्य या वाक्यांश भी कह सकते हो। तो इसको पूर्ण बनाना कोई बड़ी बारी बात नहीं है, इसको आप राम लगा दो, या तो आप राम लगा दो या आप वह लगा दो। राम को बुखार था, राम विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है, और राम नहीं लगाओगे तब भी ये राम की ही बात कर रहा है, तो उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है ना, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें उद्देश्य राम ही है। तो दो उद्देश्य और दो विधेय, उड़ा दो इसको, ये हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है। अच्छा, और इसलिए की जगह और भी आ सकता है, जैसे कि मान लो मैं फिर भी लिख दूं, फिर भी। अब यहाँ पर मैं नहीं को काट देता हूँ, है ना, नहीं को काट देता हूँ, राम को बुखार था फिर भी राम विद्यालय गया, फिर भी वह विद्यालय गया, राम को बुखार था फिर भी विद्यालय गया। तो या तो इनको यूज कर लो या मत करो, तब भी ये क्या है, संयोजक है, एक संयोजक की बात ही है। अब संयोजक में और, तथा, बल्कि, किंतु, परंतु, तथापि, है ना, यद्यपि, ये सब आ जाते हैं। इसलिए अतः, है ना, इसलिए और अतः, ये भी किसके अंदर आएंगे, संयुक्त वाक्य के अंदर आएंगे, मिश्र वाक्य में नहीं। कई लोग मिश्र वाक्य बताते हैं इसको, खासकर इसलिए को। तो अतः और इसलिए दोनों तो एक ही बात है ना। अब मैं कह दूं इसको कि उसने चोरी की क्योंकि वह गरीब था, है ना, या फिर गरीब है क्योंकि वह गरीब है। उसने चोरी की क्योंकि वह गरीब है, ऐसे लिखते इसको। अच्छा, अब मैं अगर क्योंकि हटा दूं, तब इसका क्या होना चाहिए था, उसने चोरी की वह गरीब है, उसने चोरी की वह गरीब है। दोनों अलग अर्थ, मतलब स्वतंत्र तो है, दोनों क्या है कि स्वतंत्र तो है, दिख रहा है साफ साफ कि दोनों सरल वाक्य। उसने चोरी की वह गरीब है, उसने चोरी की वह गरीब है, लेकिन वह गरीब है क्या है, बाद में आ रहा है, इसको आप पहले लो। वह गरीब है उसने चोरी की, वह गरीब है उसने चोरी की, तो ये सही सेट ऐसे हो रही है, लेकिन ऐसे सेट नहीं हो रहा है, उसने चोरी की वह गरीब है। तो ये दोनों तो अलग अलग दिशा में अर्थ जा रहे हैं। इसका अर्थ ऐसे ही निकलना चाहिए था जब क्या था यहाँ पे, क्योंकि था। अब क्योंकि में क्या हो रहा है कि ये इस पर आश्रित है, उसने चोरी की, ठीक है, क्योंकि वह गरीब है, इस पर आश्रित है। अच्छा, राम को बुखार था, है ना, इसलिए विद्यालय नहीं गया। आप ये कहोगे कि बुखार था इसलिए नहीं गया, तब भी आश्रित तो हो गया है, नहीं आश्रित नहीं है। राम को बुखार था ये अलग बात है, राम विद्यालय गया ये अलग बात है। ठीक है, उसने चोरी की क्योंकि वह गरीब है,
यहाँ पर ये आश्रित हो गया और ये क्रिया विशेषण आश्रित है, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि चोरी क्यों की, क्योंकि वह गरीब है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए अब और सीधी सी बात है, इसको इस सेंटेंस को ऐसे बिठा के देखो, पहले ये चीज़ हो रही है, उसके बाद में वो चीज़ हो रही है। राम को बुखार था, राम विद्यालय गया। राम को बुखार था, राम बुखार था, राम विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर देखो, उसने चोरी की, वह गरीब है। कहीं कोई मतलब ही नहीं है, कहीं कोई मतलब ही नहीं हो रहा। उसने चोरी की, वह गरीब है। अब इसको ऐसे बोलो, वह गरीब है, उसने चोरी की, वह गरीब है, उसने चोरी की, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा वह गरीब है इसलिए उसने चोरी की। तो इसके अंदर संयुक्त हो जाएगा, दोनों जुड़ गए। इनको जोड़ोगे ना, जोड़ोगे किससे जोड़ोगे, क्योंकि के अलावा किससे जोड़ ही नहीं सकते। उसने चोरी की इसलिए वह गरीब है, उसने चोरी की इसलिए वह गरीब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने चोरी की और वह गरीब है, ये भी नहीं हो रहा। उसने चोरी की क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि वह गरीब है। और एक और चीज़, जब ये जो संयोजक आते हैं ना, तो इधर कोमा भी लगता है। जैसे मान लो मैंने क्योंकि लिखा, तो उससे पहले क्या लगेगा, कोमा। मैंने बल्कि लिखा, बल्कि से पहले क्या लगेगा, कोमा लगेगा। ये जो विराम चिन्ह है ना, उनके लिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि पुलिस के आते ही लोगों ने मास्क लगा लिया। इसमें क्या हो जाएगा, ये तो है सरल वाक्य, ठीक है, बड़ा है लेकिन सरल है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि पुलिस आई और लोगों ने मास्क लगाया या लगा लिया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो अलग अलग चीज़ों का तो यूँ पता चल जाएगा कि दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग अर्थ को कह रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हैं। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब इसको मिश्र बनाते हैं। मिश्र देखो, मिश्र का है ना, एक अलग से ही दिखेगा, मिश्र तो अलग से ही दिखेगा। इसको मिश्र बनाते हैं। जैसे ही पुलिस आई, ठीक है, कॉमा, सबने मास्क, या यहाँ पे लिख दो, वैसे ही लिख दो, या वैसे ही नहीं लिखो तब भी है, ठीक है। पुलिस आई, सबने मास्क लगाया। तो देखो ये दिख रहा है, जैसे ही पुलिस आई। अब आपको पता है कुछ ना कुछ कहने जा रहा है, जैसे ही पुलिस आई सबने मास्क लगाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये वो हो गया क्रिया विशेषण वाला, जो इसके 3 पार्ट होते हैं ना, मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य ही है। मेरे हिसाब से तो अपने जो रीट में आएगा, रीट में संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण ऐसा तो कुछ पूछेगा नहीं, सीधा पूछेगा कि सरल, एक संयुक्त, एक मिश्र है। तो अपने को इसमें तो बस ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन वगैरह वो ध्यान में रखनी है। एक इसमें इसका जो एक टाइप आता है वो क्या आता है, कि गांधी जी ने कहा कि ये की से भी शुरू होता है। ये देखो किस किस से शुरू होता है मिश्र वाक्य, की से, क्योंकि से। ये इसमें संयोजक होते हैं, एक तरह से संयोजक होते हैं। और इसमें वो तो आएंगी जो है ना, जिसे मान लो मैं कह दूं कि जो व्यक्ति, यानी कि मैं कह दूं कि वह लड़का यही, यानी कि यह वह लड़का है जो कपड़े बेच रहा था। यह वह लड़का है जो कपड़े बेच रहा था। तो उसकी विशेषता हो गई है ना, विशेषता हो गई। तो क्या है कि ये मिश्र वाक्य हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं जिसे वाला देख लेते हैं कि जिसे मैंने पैसे दिए थे वो कहाँ है। जिसे मैंने पैसे दिए थे ये वही लड़का है, तो जिसे का भी आ गया, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर, अब ये इसमें विशेषण वाले आ गए। ये विशेषण वाले हैं। ये संज्ञा, ये की वाला संज्ञा वाला है। की क्या है, संज्ञा वाला है, ठीक है। इसके अंदर बोल के देखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, है ना, मेरी इच्छा है कि तुम पास हो, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएंगे। और जैसे कि वायु का झोंका आया और सबको उड़ा ले गया। वायु का झोंका आया और सबको उड़ा ले गया। इसमें क्या है, और वायु का झोंका आया, ये एक वाक्य,
और उड़ा ले गया, ये एक अलग वाक्य, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन मैं ऐसे कह दूं, वायु का झोंका आया या हवा का झोंका आया, नहीं, हवा का झोंका ऐसा आया या ऐसा हवा का झोंका आया कि सबको उड़ा के ले गया, कि सबको उड़ा के ले गया, तो उसके अंदर की वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, हवा का झोंका ऐसा आया कि उड़ा ले गया, कि उड़ा ले गया, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। उसने लात मारी कि उसकी हड्डी टूट गई, उसने लात मारी कि उसकी हड्डी टूट गई, उसके लात मारते उसकी हड्डी टूट गई, ये हो गया सरल वाक्य। हवा का झोंका आया और उड़ा ले गया, ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, हवा का झोंका सब कुछ उड़ा कर ले गया, ये हो गया सरल वाक्य। हवा का झोंका सब कुछ उड़ा कर ले गया, ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसलिए बस इनकी जो पहचान है वो ऐसे ही करनी है। इसलिए किसके अंदर आएगा, संयुक्त वाक्य के अंदर आएगा, ये खास बात ध्यान में रखेंगे। और इसलिए इसमें आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसलिए है ना, ज़्यादातर तो किस में आएगा, संयुक्त वाक्य में। लेकिन अगर इसमें आ जाए तो कैसे आएगा, वो मैं बता देता हूँ कि संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में कैसे आएगा। ऐसे, राम को बुखार था इसलिए राम विद्यालय गए, ये तो हो गया संयुक्त। लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूँ, राम इस नहीं गया, यहाँ पर नहीं है ना, तो मैं ऐसे लिख दूँ कि राम इसलिए विद्यालय नहीं गया, क्योंकि राम इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि बीमार था, क्योंकि बीमार था, या क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर वह भी लगा दो क्योंकि बीमार था। तो अब देखो, इसलिए तो आ गया यहाँ पे, इसलिए तो आ गया, लेकिन क्या राम उद्देश्य है, चलो उद्देश्य भी है, लेकिन इसके साथ में कोई विधेय नहीं है, ये तो कोई राम कोई वाक्य थोड़ी है। ठीक है, और इसलिए कहाँ पे लगता है, दो उपवाक्यों के बीच में लगेगा। विद्यालय नहीं गया तो ये है, ये क्या है, ये विधेय है ना, क्योंकि बीमार था, तो यहाँ पर योजक आ रहा है, ये योजक क्या आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन यह क्या है, ये किसका होता है, मिश्र वाक्य का होता है। ठीक है, तो जहाँ तक क्लियर खत्म हो, जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। बस मेन बात के क्या ध्यान में रखनी है आपको, किसकी बात ध्यान में रखनी है, किसकी बात ध्यान में रखनी है, विधेय की और उद्देश्य की। जिसके अंदर एक विधेय एक उद्देश्य हो वो सरल वाक्य, जिसके अंदर एक से ज़्यादा उद्देश्य या विधेय हो वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, एक तो प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। दोनों इसमें तो दोनों प्रधान है, इनमें तो दोनों ही प्रधान है ना, कोई आश्रित नहीं है, इसमें आश्रित ही नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। इसमें क्या, एक आश्रित है और एक प्रधान है। ठीक है, यानी कि एक आश्रित होगा, यानी कि एक क्रिया बाद में होगी। आप तो ऐसे समझो कि एक क्रिया तो क्या होगी, बाद में होगी, एक क्रिया तो बाद में होगी और दूसरी क्रिया पहले हो जाएगी। इसका थोड़ा सा लॉजिक ऐसे बनता है, जैसे मान लो कि जो विद्वान होते हैं वे सफल होते हैं या वे पूजे जाते हैं, वे पूजे जाते हैं। अब देखो इसमें ना कई लोग कहते हैं इसको प्रधान और वो होते हैं आश्रित होते हैं ना, कई लोग इसको प्रधान कर देंगे, पहले आए जो प्रधान, ठीक है, इसको कर देंगे आश्रित। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ऐसे नहीं है ना। अधिकतर क्या होता है कि प्रधान उपाय के पहले आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी क्रिया बाद में हो रही है। तो वे पूजे जाते हैं, देखो पहले विद्वान बनोगे बाद में पूजे जाएंगे, पहले विद्वान बनोगे बाद में पूजे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मेन क्रिया इसमें पूजे जाने की है। विद्वान तो कोई भी हो सकता है, विद्वान है लेकिन सब पूजे नहीं जाते, विद्वान है लेकिन सब पूजे नहीं जाते ना, लेकिन जो पूजे जाते हैं वो तो विद्वान होंगे। तो मेन चीज़ ये है, इसके अंदर मेन चीज़ ये निकल कर आ रही है, ये इसका आधार क्या है, इसका आधार है ये, है ना। ये पूजे जा रहे हैं, ये पूजे तो जा रहे हैं, है ना, लेकिन पहले वो क्या है, विद्वान है, पहले विद्वान है फिर पूजे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि पहले पूजे जा रहे हैं फिर विद्वान है, तो पहले ये हुए उसके बाद में ये हुए। तो इसकी क्या है कि विशेषता ये बता रहे हैं, इसकी विशेषता ये बता रहा है ना कि इसकी विशेषता ये। वे पूजे जाते हैं कौन, जो विद्वान है,
वे की विशेषता ये बता रहे हैं विद्वान, जो विद्वान होते हैं। तो इसका मतलब कि ये तो है प्रधान, ये तो है मेन लाइन है ये कि वे पूजे जाते हैं, वे पूजे जाते हैं, ये तो हो गया प्रधान। अच्छा, अब कौन पूजे जाते हैं, है ना, तो ये है आश्रित, फिर ये हो जाएगा आश्रित। ये इस पर आश्रित होता है, ध्यान रखना, ये इस पर नहीं आश्रित होता है, ये इस पर आश्रित होता है। लेकिन पहले 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 क्रिया कौन सी होगी, ये बात ध्यान में रखना। जैसे मान लो कि यदि तुम परिश्रम करते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते, ठीक है। अच्छा, अब पहले परिश्रम करेंगे और बाद में सफल होंगे ना, तो मेन क्रिया तो ये हो गई भाई, मेन चीज़ तो ये है, तो ये हो गया प्रधान, जो मुख्य चीज़ है वही प्रधान है, इसमें भी पूजना प्रधान है, ठीक है। अच्छा, अब सफल होने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, परिश्रम, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मेन चीज़ हो गई ये। अच्छा, अब मेन चीज़ प्रधान है तो इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो क्या हो जाएगा, आश्रित। ऐसे मत कर देना कि हम परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे तो ये इस पर आश्रित हो गया, नहीं, ये वाक्य है जो मेन दिख रहा है, जो मेन दिखाई दे रहा है। भाई आपको सफल होना है, आपको परिश्रम करना है कि सफल होना है, दोनों में से मेन चीज़ क्या है, सफल होना। भाई परिश्रम तो बहुत लोग करते हैं, सभी सफल थोड़ी होते हैं, नहीं। लेकिन जो तो सफल होना, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, ठीक है। अब सफल होंगे, ठीक है, ये हो गई मेन चीज़, उसमें से निकल के आई मेन चीज़। अब उसमें से आप जो सफल होते हैं वो क्या हो गई, आश्रित, ठीक है। मेन चीज़ आपने निकाल दी कि मेन चीज़ क्या है, सफल होना है कि परिश्रम करना है, मेन चीज़ है सफल होना, ठीक है। तो प्रधान उपाक्य। अब उसके बाद में जो आश्रित उपाक्य है वो कौन सा है, वो आपको मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे भी तो जैसे ये जो विद्वान आया, ऐसे ही मैं कह दूं कि जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, तो वो सफल होते हैं। अब इसको उल्टा भी लिख दो, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, तो वे सफल होते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्रधान, और वो हो जाएगा आश्रित। अब कौन सा आश्रित, विशेषण आश्रित, इसके अंदर क्रिया आश्रित है। यदि तुम परिश्रम करते हैं, देखो दोनों में बहुत ही अंतर है ना, दोनों में बहुत शानदार अंतर है। एक आता है आपका, मैंने ऐसे लिख दिया, वे परिश्रम कर, वे सफल होते हैं, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, ठीक है। ये किस में जाएगा आपका, विशेषण में जाएगा, विशेषण में, है ना। वे जो है ना, तो ये विशेषण में जाएगा, विशेषण वाक्य। और मैं ये कह दूं कि यदि तुम परिश्रम करोगे या करोगे तो सफल होगे, तो ये हो जाएगा क्रिया, ये क्रिया पर डिपेंड है, ये क्रिया पर डिपेंड है। लेकिन ये आप विशेषता बता रहा है कि वे सफल होते हैं, सफल लोगों की विशेषता बता रहा है कि जो परिश्रम करते हैं, है ना, जो परिश्रम करते हैं ना, तो ये सफल लोगों की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अरे भाई सफल कब होगे, जब परिश्रम करोगे, सफल परिश्रम, तो क्रिया पर डिपेंड हो गया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया ये, क्योंकि आपका क्रिया विशेषण में ही आएगा, ठीक है। तथापि जैसे कि जब तब, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे क्रिया विशेषण में, जैसे तैसे। इसके अंदर जो संकेतार्थक वाक्य होते हैं, संकेतार्थक, जैसे कि यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो इसके अंदर आ जाएंगे क्रिया विशेषण में, यानी कि मिश्र वाक्य में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया है।